आज शांति देवी की दोनों बेटों की शादी थी। शादी के बाद बड़ा बेटा दीपक शादी करके अपनी दुल्हन प्रियंका को घर ले आया था और छोटा बेटा कमलेश भी अपनी दुल्हन कविता को घर लेकर आता है। लेकिन अब क्या होगा जब दोनों बहुओं को यह पता चलेगा कि उनका ससुराल बस एक कमरे का ही है, और कैसे वे इस भयंकर गर्मी में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगी? क्या मोड़ लेने वाली है अब उनकी जिंदगी? आइए हम इस कहानी के जरिए जानते हैं। आ जाओ बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी सुंदर और गुणी बहुएं मिली हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। गृह प्रवेश के बाद शांति देवी की दोनों बहुएं प्रियंका और कविता घर के अंदर आती हैं। ये रहा तुम दोनों का कमरा। तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है और तुम्हें इसी कमरे में ही रहना है। मैं जानती हूँ तुम दोनों ये बात से हैरान हो गई होगी, लेकिन चिंता मत करो। जैसे ही पैसे होंगे मैं दूसरा कमरा भी बनवा दूंगी। शांति देवी जैसे ही कमरा खोलती है तो उस कमरे में कुछ भी नहीं होता, पूरा कमरा खाली होता है। ये क्या माँ जी? कमरे में तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ जी, हम लोग कहाँ सोएंगे? तुम दोनों अपने अपने दहेज में लाया हुआ सामान इस कमरे में रखो, इसलिए तो मैंने ये कमरा खाली रखा है। शांति देवी प्रियंका के घर से आए महंगे पलंग को उस कमरे में रखवा देती है, लेकिन छोटी बहू कविता गरीब परिवार से आई थी, उसके मायके से एक तिल्ली भी नहीं आई थी। अरे, यहाँ तो 2 पलंग होने चाहिए थे, कहाँ किसका पलंग कम है यहाँ? हाँ माँ जी, मैं अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आई। दरअसल मेरे माता पिता नहीं हैं, चाचा चाची ने ही पैसे जोड़कर मेरी शादी करवाई है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। शांति देवी देखती है कि प्रियंका अच्छे अमीर घर से थी, जबकि कविता गरीब थी। इसी के चलते वह उससे ज्यादा बात भी नहीं करती। प्रियंका, तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब शांति देवी इतना कहकर तो चली जाती है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि प्रियंका अपने मायके से ससुराल में गर्मी से बचने के लिए एक कूलर लेकर आई थी, जो उसके पलंग के पास लगा था। लेकिन वहीं कविता के पास अब ना तो पलंग था और ना ही बिस्तर, और साथ में गर्मी से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। गर्मी बहुत है और नीचे तो फर्श और भी ज्यादा गर्म हो रहा है। दीदी, क्या मैं आपके बिस्तर पर सो सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरे पास सोओगी तो मैं मेरे पति के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगी? हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ही बिस्तर कर लेती हूँ। कविता जमीन पर बिस्तर कर लेती है। इधर प्रियंका अपने पलंग पर अपने पति के साथ आराम से चैन की नींद सो रही होती है, तो इधर कविता अपने पति के साथ गर्मी में जमीन पर पड़ी होती है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना? कमलेश जी, आपको गर्मी लग रही है क्या? हाँ, कविता, गर्मी के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। जमीन भी बहुत गर्म हो गई है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। कविता कमरे के आसपास देखती है, उसे एक किताब दिखाई देती है। उस किताब को उठाकर वह उस किताब से ही अपने पति को हवा करने लगती है। हाथ वाला पंखा तो है नहीं, इस किताब से ही हवा हो जाएगी। कविता का पति सुहाग रात मनाने की जगह सो जाता है और इधर कविता उसको हवा करते करते जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो प्रियंका आराम से पलंग पर सो रही होती है। जेठानी जी, आप अभी तक सो रही हो, आपको उठ जाना चाहिए। आज हमारा ससुराल में पहला दिन है, हमें रसोई की रस्म भी पूरी करनी है। कविता प्रियंका को जगाने की कोशिश करती है। अरे तुम्हें जाकर जो काम करने हैं कर लो, मैं यहाँ कोई भी काम नहीं करने वाली। हाँ हाँ, मैं मेरी पत्नी को इतनी गर्मी में कोई काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो काम करना है करो, बस हम दोनों को परेशान मत किया करो। प्रियंका आराम से सो रही होती है और यहाँ कविता अपने कमरे से बाहर निकल आती है और घर के काम करना शुरू कर देती है। आज तो बहुत गर्मी है, धूप भी कड़ी निकली है। कविता सबसे पहले घर की साफ सफाई करती है। इसके बाद रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। घर के सारे काम वह अकेले ही करती है। उसको सारे काम करते हुए देखकर शांति देवी कहती हैं, अरे बहू, तुम अकेले ही काम कर रही हो। प्रियंका, बहू कहाँ है? वो अभी तक उठी नहीं क्या? वह कमरे में सो रही है माँ जी। चलिए नाश्ता कर लीजिए। ये कौन सा समय है सोने का? रुको, मैं उसे भी जगा कर लाती हूँ। शांति देवी ऐसे कहते हुए उनके कमरे में जाती है, जहां प्रियंका अपने पलंग पर आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, घर में और भी काम है, तुम्हें देखने चाहिए। प्लीज माँ जी, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्लीपिंग। आप मुझे काम करने के लिए क्यों बोल रही हैं? अरे काम करने के लिए इस घर में है ना कविता। वो तो गरीब घर से आई है, उसे सब कुछ आता ही होगा, तो उसे ही सारा काम करने दीजिए। वैसे भी वो अपने मायके से कुछ लेकर तो आई नहीं, कम से कम उससे घर के काम तो करवा लीजिए। अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो कृपया मेरे कमरे से बाहर जाइए। मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ, और बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद करते हुए जाना। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ये जब सुनने के बाद
उसे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप कमरे से चली जाती है। वाह, कविता ने सभी के लिए खाना भी बना लिया, नाश्ता बन भी गया और घर के काम भी हो गए। कविता, तुमने अकेले गर्मी में इतने काम कैसे कर लिए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तू घर के कामकाज में इतनी तेज है। माँ जी, मुझे घर के काम करने की आदत है, बस इसलिए चाचा चाची के घर में भी मैं ही सारा काम संभालती थी। ऐसे ही अब घर के सारे काम कविता करती है और प्रियंका अपने कमरे में पलंग पर आराम करती है। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है और अब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी पूरी रात कविता को नींद भी नहीं आती। गर्मी इतनी हो रही है कि नींद आती ही नहीं आजकल। कविता, अभी तो काम ठीक से नहीं चल रहा है। जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एक अलग से कमरा हो, जिसमें हम आराम से कम अपनी सुहागरात तो मना सकें, और एक बढ़िया सा पंखा भी लगाऊंगा उसमें। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं कमलेश जी, चलो आराम से सो जाओ, मैं आपको हवा कर देती हूँ। कल आपको नौकरी पर भी जाना होगा। कविता आधी रात तक अपने पति को हवा करती रहती है। बेचारी कविता को अपने ससुराल में आकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में जो दहेज का रेफ्रिजरेटर था, उसमें से भी उसे ठंडा पानी नहीं मिलता। माँ जी, मैंने इसमें ठंडा पानी लगाया था, अब इसके अंदर ठंडा पानी नहीं है। कहाँ चला गया सारा पानी? मुझे नहीं पता बहू, वैसे भी ये रेफ्रिजरेटर प्रियंका बहू अपने दहेज में लेकर आई है, वही इसे अच्छे से इस्तेमाल करती है। बाकी घर में कोई इस रेफ्रिजरेटर को हाथ भी नहीं लगाता। ये रेफ्रिजरेटर मैं अपने दहेज में लेकर आई थी और तुमने इसमें पानी लगाया था तो मैंने पी लिया। अपने लिए और पानी लगा लो। और ज्यादा दिक्कत हो रही तुम्हें तो अपने पति को कहकर नया रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं ले लेती तुम? प्रियंका ऐसा कहकर चली जाती है। कविता को प्रियंका की बात बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वह नजरअंदाज कर देती है। कमलेश जी, अगर हो सके तो एक मिट्टी का मटका ले आना। गर्मी में साधारण पानी पिया नहीं जाता। मिट्टी के मटके में जो पानी होगा वो थोड़ा सही होगा। ठीक है कविता, आज शाम को मैं ले आऊंगा। कमलेश ऐसा कहकर अपने काम पर चला जाता है। शाम को वह मिट्टी का मटका लेकर आता है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन कविता सब्जी मंडी जाती है, जहां से वह सब्जियां खरीदती है, और रास्ते में घर वापस लौटते समय उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है। ले लो, लॉटरी के टिकट ले लो। जिसकी लॉटरी खुलेगी उसे मिलेगा अपना खुद का एक अपार्टमेंट। ले लो, लॉटरी का टिकट ले लो। क्या सच में लॉटरी काम करेगी? क्या मुझे लॉटरी लेनी चाहिए? मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं, लेकिन फिर माँ जी को क्या जवाब दूंगी? कविता वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद आगे जाकर रुकती है और फिर वापस लौटकर उस आदमी से लॉटरी की टिकट ले लेती है। जब वह घर पर आती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे कमलेश, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। शांति देवी जब कमलेश को बुलाती है तो वह कविता को गोदी में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और डॉक्टर को भी बुलाता है। इन्हें गर्मी से चक्कर आ गए थे, कोशिश करना कि इन्हें थोड़ा ठंडा वातावरण मिले घर के अंदर। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है, जिसके बाद शांति देवी प्रियंका को बुलाकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देख रही हो। तुमने अपनी अमीरी के घमंड में इस बेचारी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया और आज उसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वह बिस्तर में पड़ गई है। तुम इतनी अमीर होने के बाद इतनी ज्यादा स्वार्थी होगी, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अगर तूने अपना कूलर और रेफ्रिजरेटर इसे भी थोड़ा इस्तेमाल करने को दिया होता तो आज इसकी ये हालत ना होती। शांति देवी की ये सारी बातें सुनकर प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गई थी। मैंने बेचारी भोली भाली कविता को अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाया। बेचारी गर्मी में घर के अंदर सारे काम करती रही और मैं आराम से कूलर की हवा में सोती रही। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। इस तरह से उस दिन के बाद से प्रियंका घर के सारे काम करती है और घर को भी संभालती है, और यही नहीं, वह साथ के साथ कविता की देखरेख भी अच्छे से करती है। 2 दिन बाद जब कविता की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मैंने जितने भी लोगों को लॉटरी का टिकट बेचा था उनमें से किसी की लॉटरी नहीं खुली है। मैं एक बार तुम्हारी लॉटरी का टिकट देखना चाहता हूँ। कविता लॉटरी की टिकट दिखाती है। मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी खुल गई है और तुम्हें एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट मिला हुआ है जिसमें बहुत सारे कमरे भी होंगे और साथ ही साथ हर कमरे में एसी लगा होगा। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, साथ में कविता भी। सुना आपने कमलेश जी,
अब हमारे पास खुद का बहुत बड़ा अपार्टमेंट होगा और हम उसमें आराम से रहेंगे और इसी के साथ हमारी सुहागरात भी मनेगी। कविता बहुत खुश होती है। अब कविता पूरे परिवार को अपने लॉटरी में निकले अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां सभी के पास अपना अपना खुद का कमरा होता है और उसमें पलंग, एसी सब कुछ होता है। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है और पहली बार कविता की सुहागरात उसके एसी वाले कमरे में मनती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि तकदीर इंसान को कब कहां पहुंचा दे, किसी को नहीं पता। इसीलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें।